हेलो फ्रेंड्स, अशोक आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, पीवाईक्यू की नज़र में 2021 का पेपर आज देखने जा रहे हैं पॉलिटी का। तो इससे पहले भी हमने 2013 से ये सीरीज़ पूरी लगातार चल रही है। अगर आपने पीछे के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि हम इस पर जो है थीम बताते हैं कि जो भी आप पीवाईक्यू पढ़ रहे हैं उससे हम आगे कैसे अपने परीक्षाओं के संदर्भ में मटेरियल तैयार कर सकें। तो मटेरियल तैयार करने के लिए जो भी आप विषय वस्तु पढ़ते हैं उससे क्या ऐसी चीज़ें निकल के आ जाएं जो हमारे काम की हों। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमको क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। तो हम पीवाईक्यू देखते हैं, तो पीवाईक्यू देखने से ही हमें ये चीज़ें पता होने लगती हैं। तो फिर हम उसी से ये भी पता चल पाता है कि यूपीएससी बार बार कुछ ऐसे मुख्य टॉपिक हैं, मूल टॉपिक हैं, जिनको यूपीएससी प्रतिवर्ष क्या करता है, रिपीट करता है। अगर हम उसको पकड़ लें तो उससे अच्छी तैयारी हमारी हो जाएगी। तो जैसे मान लो कि आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, ठीक है, डीपीएसपी पढ़ लिए, जो हर साल इससे यूपीएससी प्रश्न बनाता है, ठीक। और पार्लियामेंट मतलब संसद पढ़ लिए, ठीक है, राज्य के संदर्भ में राज्य कार्यपालिका पढ़ लिए, राज्य विधायिका पढ़ लिया, ठीक है। इस तरह से आप अगर पढ़ोगे, कार्यपालिका केंद्र के स्तर पर पढ़ लिए और इसके साथ साथ राज्य की भी कार्यपालिका पढ़ लिए, फिर इसके बाद न्यायपालिका पढ़ लिए, जिससे प्रतिवर्ष यूपीएससी और राज्य के स्तर पे या एकीकृत न्यायपालिका है तो हाई कोर्ट वगैरह भी आप पढ़ लिए अच्छे से, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब तो यूपीएससी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ग्राम न्यायालय, मोबाइल कोर्ट, इनके बारे में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो आप अगर इनके कुछ टॉपिक्स को अच्छे से गहन अध्ययन कर लिए कि अब यूपीएससी इन्हीं में से हर साल प्रीलिम्स में सवाल बनाता है, अगर मैं इसको पढ़ लेता हूँ तो यूपीएससी के क्वेश्चन मान लो 15 क्वेश्चन के आसपास यूपीएससी पूछता है पॉलिटी में, ठीक, एवरेज में मैं बता रहा हूँ। तो हम क्या कर लेंगे कि हम तैयारी को अपनी सही दिशा दे सकते हैं और अच्छी खासा जो है नंबर ला जा सकते हैं। मान लो 15 क्वेश्चन है आते हैं तो आप 13-14 क्वेश्चन करने की स्थिति में हो जाओगे पॉलिटी में, अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो। लेकिन जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इन्हीं टॉपिक को अभी 2025 तक हम इसको कराने के बाद, जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी तो इसके बाद मैं एक लिस्ट दे दूंगा आपको। कैसी लिस्ट? की रिपीटेटिव टॉपिक्स की। रिपीटेटिव टॉपिक जैसे फंडामेंटल राइट से हर साल प्रश्न बनते हैं तो मैं एक लिस्ट उसकी दे दूंगा। मतलब एक लिस्ट क्या है, एक लिस्ट में पॉलिटी का ही पूरा दे दूंगा कि 2025, 2024, 2023, 2013 तक के सवाल कैसे कैसे पूछे गए हैं, हर साल कौन कौन सी थीम रिपीट होती है। तो थीम की जो है लिस्ट बना के दे दूंगा हर विषय की, तो आप उससे भी तैयारी कर सकते हो। बाकी अभी आप अपने स्तर से जो तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज देखने के बाद आप अपने पास एक बुक, मैंने पहले भी बताया कि आप अपने पास एक बुक रखिए। जैसे पॉलिटी आप पढ़ रहे हो तो पॉलिटी की कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए जो साइड में आप रख लो, जो मैं बताता जाऊं। जैसे मैं कोई टॉपिक बोलूं कि इससे जो फंडामेंटल राइट से प्रश्न आया तो आप फंडामेंटल राइट्स को इंडेक्स में जा करके जब आप बुक अपने पास रखोगे तो इंडेक्स में उसमें टिक लगा लो कि इसको मुझे पढ़ना है। अब जैसे 2018 में भी मैंने बताया कि फंडामेंटल राइट से प्रश्न बनाया, 2019 में भी बताया, 2020 में भी बताया। अब आपको ये लग गया कि हर साल इससे पूछ रहा है तो फंडामेंटल राइट में ऊपर लिख लो IMP कि इसको हमें बार बार पढ़ना है, ठीक। फिर डीपीएसपी में भी ऐसे मैं बताऊंगा। तो 2021 का जैसे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं तो इसके बारे में भी मैं ऐसे बताऊंगा। तो इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस भी रिवाइज हो जाएगा इसी को देखते देखते, और जब आप पेपर देने जाओगे तो मैं लिस्ट भी दे दूंगा, फिर एक बार लिस्ट से रिपीट हो जाएगा, मतलब रिवीजन हो जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा एक प्रोग्राम और आने वाला है बहुत जल्दी, 1 जनवरी से हमारा प्लान है स्टार्ट करने का, कि डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे हम। डिटेल एनालिसिस क्या होगा, जो प्रश्न हम यहाँ पर करा रहे हैं ये प्रश्न फिर से लगाएंगे। इसमें इंग्लिश पक्ष भी लगाएंगे, क्योंकि इंग्लिश इस बार मैंने जिसको बोला था कि लगाने के लिए तो उन्होंने हिंदी लगा दी और इसके बाद इंग्लिश नहीं लगाया उन्होंने। तो मैंने उनसे बोला कि इसको फिर से कर दीजिए, तो उन्होंने बोला कि सर डिटेल एनालिसिस लेकर के आओगे तो हम उसके लिए इंग्लिश भी लगा देंगे। तो इंग्लिश हिंदी दोनों लगा करके जब हम देखेंगे तो उससे क्या होगा, कई बार जैसे यहाँ पर आप लोगों को पढ़ाते वक्त कई बार हिंदी के शब्द नहीं समझ में आपको आते हैं, तो क्या होता है कि मुझे बार बार इंग्लिश भी देखना पड़ता है, आपको भी देखने की जरूरत पड़ जाती है। तो वहां पर इंग्लिश लगाओगे तो आप लोगों को समझ में भी आ जाए क्वेश्चन, क्योंकि वहां पर हम डिटेल में चीजों को बताएंगे। यहाँ तो हम क्या होता है कि थीम वगैरह बता रहे हैं और इसका प्रश्न का नेचर बता रहे हैं, यूपीएससी कैसे रिपीट करता है प्रश्न वो सब बता रहे हैं। वहां पर डिटेल एनालिसिस में क्या होगा कि हम थीम तो बताएंगे, इसके साथ साथ प्रश्नों की प्रगति तो बताएंगे, और इसके साथ साथ क्या होगा कि प्रश्नों को कैसे टैकल करना है। जब एग्जामिनेशन हॉल में आप पेपर दे रहे होगे तो आपको नॉलेज तो होगा, लेकिन कई बार नॉलेज भी वहां पर काम नहीं देता, क्योंकि प्रेशर इतना रहता है। तो उस नॉलेज को, प्रेशर को कैसे कम करना है ये भी सब वहां पर बताएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जब आप करोगे, इसके साथ कॉमन सेंस टेक्निक भी बताएंगे। कॉमन सेंस की 2-3 वीडियो मैंने डाल रखी है, आपने अगर उनको नहीं देखा है तो आप उनको भी देख लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अगर तैयारी करोगे तो आप बहुत अच्छी स्थिति में हो जाओगे। तो चलते हैं हम सीधे प्रश्नों पर। तो प्रश्नों से पहले हमको सिलेबस देखना होता है। तो पॉलिटी का सिलेबस प्रीलिम्स के स्तर पर डिफाइन नहीं है, तो हम प्रीलिम्स के सिलेबस को तो देख ही लेते हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी के अभी तक के पीवाईक्यू का मैंने जो अध्ययन किया है उससे मुझे यह पता चल गया कि यूपीएससी मेंस और प्री दोनों के एक साथ पूछने की टेंडेंसी में है। मतलब अभी तक के 2013 के बाद के मैं प्रश्नों का अध्ययन कर चुका हूं, तो मुझे ये पता चल गया कि यूपीएससी आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आप प्रीलिम्स का पेपर तो दे रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी तो आप कर रहे हो, इसके साथ साथ आपने मेंस को अच्छे से पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्योंकि वो मेंस के ही सवाल पूछ रहा है। मेंस में जो चीजें डिफाइन है, अब यहां पर देखिए, यहां पर क्या दिया प्रीलिम्स में, भारतीय राजतंत्र और शासन, ठीक, शासन बोला, फिर इसके बाद संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोकनीति, अधिकारों संबंधी मुद्दे, ठीक, इत्यादि से ही यूपीएससी बार बार प्रश्न पूछा है। ईटीसी में क्या है, ईटीसी यहाँ लिखा हुआ है, ईटीसी में क्या पूछेगा, अब वो यूपीएससी निर्धारित करता है। तो हम इसी के लिए हमको पीवाईक्यू देखना होता है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर देखिए क्या है
कि केवल पंचायती राज हमको एक टॉपिक मिला कि पंचायती राज यूपीएससी ने पीटी में लिख दिया है, ठीक। तो हम पंचायती राज को पढ़ लेंगे, बाकी कैसे करेंगे। तो इसके लिए यूपीएससी ने क्या है कि जैसे संसद से सवाल पूछ लेता है, ठीक है, फिर उसके बाद ऐतिहासिक आधार से प्रश्न पूछ लेता है, डीपीएसपी से प्रश्न पूछ लेता है, तो वो चीजें यहाँ पर दी हुई मेंस के सिलेबस में। तो जीएस 2 का सिलेबस आप देखोगे यूपीएससी मेंस के में, तो यूपीएससी मेंस के जीएस 2 में सिलेबस ठीक ठाक डिफाइन है। तो जैसे लिखा हो भारतीय संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, विशेषताएं, संशोधन, महत्वपूर्ण प्रावधान और बुनियादी संरचना, ठीक। इनसे यूपीएससी की मतलब हमारा जो संविधान जब निर्माण हुआ तो उसमें हम ऐतिहासिक आधार को कैसे लेते हुए चले गए, ठीक, मतलब कैसे कैसे हमारा संविधान या पॉलिटिकल सिस्टम बनता चला गया, ठीक। फिर संघ और राज्यों के कार्य, संघ के क्या कार्य हैं और राज्यों के क्या कार्य हैं, इसी से तो यूपीएससी प्रीलिम्स में सवाल पूछ रहा है। तथा उत्तरदायित्व, इनके क्या उत्तरदायित्व है, संघीय ढांचे संबंधित विषय एवं चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उसकी चुनौतियां, ठीक। विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यही तो पूछता है शक्तियों का पृथक्करण, कि हमारे जो सरकार है, सरकारों में शक्तियां किसके किसके, कार्यपालिका के पास कौन सी शक्तियां हैं, न्यायपालिका के पास कौन सी हैं और विधायिका के पास कौन सी हैं, ठीक। उन शक्तियों, फिर इनके बीच में विवाद भी होता है, तो विवाद निवारण तंत्र, और इसके साथ साथ ये तो खैर ही है, इसके साथ साथ विवाद निवारण तंत्र, जो न्यायपालिका जो है जो डिस्प्यूट होते हैं उनको निवारण कैसे करती है, और संस्थान अलग से जो संस्थान उनके बारे में पूछ लेता है। फिर भारतीय संवैधानिक योजना को अन्य देशों के साथ तुलना, ये भी तो यूपीएससी पूछता है कि हमने आयरलैंड से क्या लिया, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, साउथ अफ्रीका से क्या ले लिया, ठीक है। विभिन्न देशों के संविधानों से ही तो हमारा संविधान, वहां से कुछ ना कुछ हम लेकर के सीख करके ही तो संविधान हमारा बना है, ठीक है। तो इसी तरह से हमको तैयार, फिर यहाँ देखो संसद और राज्य विधायिका देखो दिया है। अब संसद की संरचना, संसद के कार्य, संसद की कार्य संचालन, संसद की शक्तियां, संसद के विशेषाधिकार और इनसे संसद से उत्पन्न होने वाले विषय, ठीक। फिर ऐसे राज्य विधायिका, राज्य विधायिका की संरचना, राज्य विधायिका की कार्य, राज्य विधायिका के कार्य संचालन, राज्य विधायिका की शक्तियां और राज्य विधायिका के विशेषाधिकार, ठीक। फिर से राज्य विधायिका से उत्पन्न होने वाले विषय, ऐसे ही आपको पढ़ना है तोड़ तोड़ करके। यूपीएससी ने डिफाइन ऐसे ही कर रखा है कि पहले संसद के बारे में पढ़ो, फिर राज्य के। अगर आपने संसद अच्छे से पढ़ लिया तो आपका राज्य विधायिका में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सेम वही चीजें हैं, ठीक, हल्का फुल्का अंतर के साथ। इसमें 10 पॉइंट दिए हुए हैं पॉलिटी के संदर्भ में। तो जैसे यहाँ पर 6 पॉइंट में कार्यपालिका, अब जैसे यहाँ पर आपने राज्य विधायिका पढ़ लिया तो इसके बाद कार्यपालिका का पक्ष आ गया, कार्यपालिका और न्यायपालिका को एक साथ दे दिए। तो कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना, तो पहले कार्यपालिका की संरचना, कार्यपालिका के संगठन और कार्य, ठीक। न्यायपालिका की संरचना, न्यायपालिका के संगठन और न्यायपालिका के कार्य, सरकार के, फिर इसके बाद डैश लगा, यहाँ रुकना है, देखना है। फिर इसी के संबंध में ये पूरी लाइन लिखी है, यहाँ डैश लगा कि इसके संदर्भ में बोला है कि सरकार के मंत्रालयों, मंत्रालय, विभाग, प्रभावक समूह, ठीक, प्रभाग समूह मैंने बहुत अच्छे से आपको बता भी रखा है, औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में इनकी भूमिका, यहीं पर हमारा गवर्नेंस का पार्ट भी थोड़ा सा दिखाई देता है, ठीक। फिर यहाँ पर आरपीए एक्ट, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की मुख्य विशेषताएं, इससे हर साल यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है। आरपीए एक्ट इस बार भी मैं अभी दिखाऊंगा कि आरपीए एक्ट से कैसे पूछा सवाल, ठीक है। आपको इसको अच्छे से ध्यान देना है, ठीक। अभी भी यूपीएससी अभी जो है कुछ संशोधन हुआ, उसमें भी बात करी जा रही है कि जो जिन मंत्रियों को अगर 30 दिन से अधिक की जेल हो जाती है तो उनको जो है हम उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करेंगे, ऐसा कुछ है, ठीक। तो यूपीएससी यही सब, यहीं पर तो संशोधन हो जाता है। इसमें 1950 आरपीए एक्ट 1950 है एक, और एक 1951 है, तो दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक। फिर क्या कह रहा है, विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, जैसे सीजीआई की नियुक्ति या चीफ इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति, ये संवैधानिक पद ही तो है। और विभिन्न संवैधानिक निकाय बॉडी, जैसे कि सीबीआई को हटा दो, आप देख लो कोई और संस्थान, यूपीएससी के बारे में देख लो, यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन, ठीक, उनकी शक्तियां, उनके कार्य और उत्तरदायित्व, जितने भी संवैधानिक निकाय हैं, मेन बॉडी, इन्हीं में से तो पूछता है यूपीएससी। जैसे प्रीलिम्स में आप देखते हो ना कि आपको संवैधानिक संस्थान पढ़ने बोलते हैं ना, संवैधानिक बॉडी आपको पढ़नी है, तो ये कैसे हो गया, यही मेंस में डिफाइन है। फिर सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, ठीक, जैसे कि सांविधिक निकाय हैं, विनियामक रेगुलेटरी निकाय हैं और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय, इनके बारे में यूपीएससी पूछता है। तो आपको पता होना चाहिए, पहले तो आपको अंतर पता होना चाहिए कि संवैधानिक क्या होता है और सांविधिक क्या होता है और वैधानिक क्या होता है। जैसे कि संवैधानिक क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंग्लिश में जरूर देख लिया करिए, ठीक। फिर इसके बाद वैधानिक क्या होता है, ठीक, इसके साथ साथ सांविधिक क्या होता है, थोड़ा सा डिफाइन कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग सकता है, क्योंकि कई बार मैंने पिछले वीडियोज़ में मैंने बहुत पीछे डिस्कशन किया था, तो उसके बीच में मैंने बोल दिया कि आपको देख लेना चाहिए पीछे के वीडियो, अगर आप लगातार देख रहे हो तो आपको ये पता चल जाएगा। फिर हम सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनसे अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय, अगर कोई क्रियाकलाप हो रही है, कुछ काम किए जा रहे हैं तो उससे उत्पन्न विषय, उनके बारे में भी देखना है। तो इसका मतलब आपको करंट से अपडेट रहना है। तो इन सब चीज़ों के लिए आपको करंट में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ आपको मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। फिर कभी हम इसका डिटेल जो है डिस्कशन करेंगे, किसका, सिलेबस का, कभी बढ़िया से बैठ करके जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करने लगोगे, डिमांड करोगे, तो हम जो है इस पर भी वीडियो अच्छे से बनाएंगे कि अलग अलग पार्ट का, जैसे पॉलिटी का अलग कर दिया, ठीक,
इकोनॉमी का अलग कर दिया, इस तरह से हर एक का अलग अलग करेंगे। ठीक, अब हम चलते हैं सीधे प्रश्नों पर। अब प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। यूपीएससी सिंपल प्रश्न पूछता है, आप सामान्य नॉलेज अगर रखते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस आपका बेहतर है, चीज़ों को समझ लेते हैं, बेसिक चीज़ों को, तो आप इन प्रश्नों को आराम से कर लोगे। ठीक, तो इसके लिए क्या है, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान, कानून को आपने लागू किया, ठीक, विधि कोई किसी को लागू किया, तो कोई विधान मतलब कानून जो किसी कार्यपालक, कार्यपालक कौन होता है, जो कार्यपालिका का सदस्य होता है, ठीक, अथवा प्रशासनिक अधिकारी। आप जानते हो कि कार्यपालिका कैसी होती है, दो, एक स्थायी कार्यपालिका होती है, एक स्थायी होती है, एक अस्थायी होती है। यहीं पर रिवीजन भी कर लो चुपचाप थोड़ा सा। अस्थायी, अस्थायी में क्या होता है, जितने भी शासक वर्ग होते हैं, जितने भी नेता होते हैं, ये क्या होते हैं, 5 वर्ष के लिए आते हैं और 5 वर्ष के बाद इनको फिर से जनता के हाथ पर जोड़ने पड़ते हैं और सरकार में आने के लिए फिर से काम करते हैं। स्थायी में क्या हो गया, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी आप जानते हो, आईएएस पीसीएस, ये सब चीज़ें आ गई, ठीक है, को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है। ठीक, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। आपको पता है, जैसे अनुच्छेद 14 आपको पढ़ना है, समानता का अधिकार है। यहाँ पर साफ साफ समझ में आ रहा है कि भाई इतने अनियंत्रित विवेकाधिकार किसको दे दिया जाएगा। अगर उसको अधिकार दे दिया गया तो वो क्या हो जाएगा कि एक सामान्य जो व्यक्ति को विशेषाधिकार दिए गए हैं, अनुच्छेद 14 में आपको पता है कि एक सामान्य व्यक्ति को समता के अधिकार, सॉरी विशेषाधिकार नहीं, समता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, तो उसका तो उल्लंघन होगा। कहीं कहीं पर विभागों में उल्लंघन हुआ होता भी है। जैसे कैसे उल्लंघन होता है, जैसे कि मान लो कि एक समान व्यक्ति, हमको आपको 14 के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक, लेकिन विभागों को कुछ अधिकारों को अपने यहाँ अनुशासन को मेंटेन करने के लिए कुछ उल्लंघन करना पड़ता है, वो होता है, तो उसको ज़्यादा आपको गहराई में नहीं जाना, सिर्फ आपको ये पढ़ना है। अब आपको पढ़ना क्या है, सिंपल अनुच्छेद 14 अच्छे से पढ़ लो, 32 पढ़ लो, 21 पढ़ लो, अनुच्छेद 44 पढ़ लो। अब 21 से यूपीएससी ने पहले भी 2018 में प्रश्न पूछा, अभी मैं दिखाऊंगा। इस बार भी 21 में प्राइवेसी को लेकर के यूपीएससी ने फिर से प्रश्न पूछा 2021 में। तो आपको ये बताइए कि यहीं से तो रिपीट होते हैं प्रश्न। आपने अच्छे से पीवाईक्यू को एनालिसिस कर लिया, तो वही तो रिपीट होता है बार बार प्रश्न, वही बार बार रिपीट होते हैं। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं, केवल आप निर्मल दिमाग से अगर तैयारी करोगे, नॉलेज थोड़ा सा बढ़िया रखोगे, बेसिक चीज़ों को अच्छे से पढ़ रखे होगे, रिवीजन बार बार कर रखे होगे, तो इनको पढ़ लोगे। तो कुल मिला के आपको अनुच्छेद पढ़ने हैं, अनुच्छेद 13 से लेकर के 35 तक मूल अधिकार आपको आज अच्छे से पढ़ लेना। ठीक, फिर ये डीपीएसपी अनुच्छेद 44 है, इसके बारे में भी यूपीएससी ने अभी बताया 2023-24 में फिर प्रश्न पूछा है। तो यूपीएससी इन्हीं में से घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। अगर आपने यूपीएससी के पेपर को अच्छे से एनालिसिस कर लिया तो आपका प्रीलिम्स तो ऐसे निकल जाएगा। अब मैं बताऊंगा, अभी डिटेल एनालिसिस लेकर के आऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको फंडामेंटल राइट्स में फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ना है। अनुच्छेद 13 से लेकर 35 तक अच्छे से बढ़िया से एक एक अनुच्छेद को बढ़िया से पढ़ो, ऐसे समझ के पढ़ना, तभी ये क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएगा कि अनिर्देशित अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है जो भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद किसका उल्लंघन करता है। थोड़ा बहुत उल्लंघन चलता है, क्योंकि विभागों को अनुशासन को मेंटेन करने के लिए कुछ उल्लंघन किए जाते हैं। जैसे आप मान लो पुलिस में हो गए, ठीक, समानता की एक मैं बात बता रहा हूँ समझाने के लिए, कि जैसे आपको अभी क्या है कि आप स्वतंत्र हो, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन जैसे आप विभाग में आ जाओगे तो आपको कुछ चीज़ें बोलने के लिए मनाही होगी कि आप जो है नहीं बोल सकते। जैसे अभी आप क्या है, सरकार की आलोचना कर सकते हो, लेकिन आप विभाग में पहुंच गए तो आपको स्वतंत्रता, आपकी जो अनुच्छेद 19 में वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो आपको कहीं ना कहीं उसके लिए क्या हो जाएगा, बंधन, एक तरीके से बंधन हो जाएगा कि आप इस विषय में नहीं बोल सकते। ठीक है, तो आप देखते हुए कई बार कई अध्यापक होंगे और कई पुलिसकर्मी ऐसा कुछ बोल देते हैं तो तुरंत उनको लाइन हाजिर कर दिया जाता है या फिर सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक, तो कहीं ना कहीं नियमों के उल्लंघन का मामला हो जाता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। आप प्रशासनिक अधिकारी बनने जा रहे हो तो आपको ज्यादा बाहर की चीजों में दिमाग नहीं लगाना कि सरकार ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, वो सरकार का मामला है। जब आप अधिकारी बनोगे तो आपके पास भी 5-10 परिस्थितियां ऐसी बनेंगी जहां पर आपको निर्णय लेने में सोचना पड़ेगा। जब आप निर्णय नहीं लोगे तो फिर जनता तो कुछ भी कहेगी, जनता को तो थोड़ी पता कि वो कानून का उल्लंघन हुआ, किसका उल्लंघन हुआ, वो तो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। उसको क्या है, वो तो बहकावे में आ गई कि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप तो विधि से बंधे हुए हो, आपको विधि के अनुसार किसको सस्पेंड करना है, किसको नहीं करना, वो तो आपका अधिकार है। मतलब आप प्रशासनिक अधिकारी बनोगे तो आपको विधि के अनुसार ही चलना पड़ेगा। ठीक है, तो वो खैर अलग मामला है, आप नीतियों की आलोचना करिए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर टिप्पणी करने से थोड़ा बचिए, क्योंकि आप अधिकारी बनने जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न पे आप देखिए, संघ सरकार, देखिए वही आइए, यूपीएससी ने साफ साफ सिलेबस में दिया है, मैं आपको दिखाइए। देखिए, संघ और राज्यों के कार्य, उत्तरदायित्व, संघीय ढांचे से संबंधित विषय, चुनौतियां, स्थानीय स्तर पर शक्तियों, वित्त का हस्तांतरण, उससे चुनौतियां। अब यही सवाल तो यूपीएससी ने पूछा, संघ सरकार से पूछ लिया। इसका मतलब यहां से भी हो रहा है और यहां पर भी दिखाई देगा। ये संसद और राज्य कार्यपालिका है, तो संघ सरकार का मतलब संसद से लेकर के कार्यपालिका को मिलाकर के प्रश्न पूछ लिया। मतलब ये कार्यपालिका और विधायिका को मिलाकर के, कार्यपालिका तो सरकार होती है, संघ सरकार का मतलब वही है। ठीक, इसका मतलब संघ सरकार आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर इसके बाद ये देखिए, वाद होते हैं, जब ये करंट में चल रहे होते हैं तो यूपीएससी इनसे पूछ लेता है। अब क्या पूछ रहा है कि एन गोपाला स्वामी अयंगर समिति ने सुझाव दिया था कि किसी मंत्री और किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने और उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। अब ये सही है कि नहीं सही है, ये करंट में चल रही होती चीजें, उनसे यूपीएससी प्रश्न बनाता है। तो इन चीजों को अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो इनको तुरंत छोड़िए कि ये क्वेश्चन मैं नहीं करने की स्थिति में हूं।
क्योंकि हर चीज़ आपको नहीं पता होगी। फिर इसके बाद जैसे ये सेकंड ARC रिपोर्ट है, सॉरी प्रशासनिक सुधार आयोग है, ठीक, 1966 की संस्था के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया। इसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया। अब ये चीज़ थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको जैसे पंछी आयोग है, सरकारी आयोग है, ठीक है, सरकारी आयोग है, इनके विषय में भी यूपीएससी बार बार से घुमा घुमा के पूछता है। इनका यूज जो है आप मेंस में भी करोगे, क्योंकि जब विवाद वाले मुद्दे होते हैं ना, केंद्र राज्य का विवाद होगा या राज्यपाल का विवाद होगा, तो यूपीएससी ऐसे जो है आपसे संभावना रखता है कि प्रश्न पूछे जिसमें आप इनका यूज भी। राजमन्नार आयोग है, ठीक है, ये चीज़ों को आपको अच्छे से पढ़ना है। ये आयोग अच्छे से पढ़िए, जितने भी जो है स्वतंत्र आयोग जिन्होंने निर्णय दिए हैं, सिफारिशें करी हैं सरकार के लिए कि ये सुधार करना चाहिए, वो सुधार करना चाहिए, तो उनसे आप थोड़ा सा पढ़िए। अगर ये करंट में बने तो यूपीएससी संभावना है कि उनसे प्रश्न बनाएगा। इसीलिए तो ये प्रश्न उठ उठ के आते हैं कि प्रशासनिक सुधार में, प्रशासन में कुछ सुधार होना चाहिए, ठीक है। जैसे सेकंड ARC आई, ठीक, उसमें क्या हुआ, ये कब आई, 2008 के आसपास आई, तो उस समय ताज हमला हुआ, तो उसके बाद हमें जो लगा कि अब शासन को, गवर्नेंस को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, ठीक। तो ऐसे आई तो इन पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। मैंने आपको गवर्नेंस में बताया कि कुछ चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी, ठीक। फिर क्या कह रहा है, अब देखिए न्यायिक हिरासत से आगे, इसका न्यायपालिका अच्छे से आपको पढ़ना है। सिंपल प्रश्न है, अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो ये प्रश्न आपके हाथ में होगा। देखो इसको कॉमन सेंस से कैसे करेंगे कि एक न्यायिक हिरासत का अर्थ है, कॉमन सेंस कब लगेगा, जब आपका बेसिक नॉलेज बेहतर होगा। कौन सा सही पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें कॉमन सेंस जैसे मैं बताता हूं आपको कैसे होगा कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त इसके ऊपर केस चल रहा है, ठीक। न्यायिक हिरासत का मतलब न्यायालय ने निर्देश दे रखा कि इस अभियुक्त को अपनी हिरासत में रखना, ठीक। तो संबंधित मजिस्ट्रेट मतलब जो जज है, जज की हिरासत में है, और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, ना कि जेल में। आपको पता है पुलिस स्टेशन का जो हवालात होता है वो जेल नहीं होती, वो तो केवल बस आपको, जैसे आपको रात में पकड़ा गया, अब रात में आपको छोड़ दिया जाएगा, तो ऐसा ना हो कि आप भाग जाएं या कुछ ऐसी गतिविधियां कर दें जिससे कि समाज को नुकसान हो सकता है। तो वो पुलिस क्या करती है कि एक रात के लिए आपको संरक्षित कर लेती है, अपने पास रख लेती है, क्योंकि कल कोर्ट खुलेगा तो हम कोर्ट में आपको पहुंचा देंगे, ठीक है। तो कोर्ट में पहुंचाने के लिए एक रात के लिए आपको अंदर रख लिया जाता है। तो ये कोई जेल थोड़ी होगी। तो न्यायिक हिरासत का मतलब आपको जेल में रखना। तो पहली बात तो ये गलत हो गया आपका कि न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त जिसको सजा होनी है या जो जिसने अपराध किया है, अभियुक्त उसी को बोलते हैं। संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाना है, ना कि जेल में। तो ये गलत हो जाएगा, जेल में रखा जाता है ना कि पुलिस स्टेशन में। और ये ऐसा माना जाता है कि मजिस्ट्रेट की हिरासत में है वो, इसका मतलब न्यायालय में है, सॉरी जेल में है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा आपका। फिर न्यायिक हिरासत के दौरान सिंपल है, देखिए आप नहीं, अब आप इतना तो पढ़े होगे, अनुच्छेद 22, 20 इस तरह से पढ़े होगे, तो आपको ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति को कहाँ रखा जाता है, ठीक। न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सही है, अभियुक्त से आप जब तक न्यायालय नहीं कहेगा आप कुछ भी नहीं पूछ सकते। वो अलग बात है कि पुलिस क्या करती क्या नहीं करती, वो मामले में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल राइट्स में आप अच्छे से पढ़ते हो तो ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि ये सिंपल है। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया कि जब तक न्यायाधीश नहीं कहेगा तब तक आप कुछ भी उससे नहीं पूछ सकते, तो इसलिए ये आपका सही होता दिखाई देगा, ठीक। तो इस प्रकार से आपका आंसर आपके हाथ में होगा। लेकिन हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन को ऐसे बता रहे हैं कि आपको कॉमन सेंस से भी किए जा सकते हैं, बाकी तो नॉलेज तो है ही है। फिर हम चलते हैं आगे। अब देखिए ये नया टर्म आ गया। अब जब परीक्षा दे रहे होगे तो ये चीज़ों कैसे टैकल करोगे, ये हम डिटेल एनालिसिस में आपको बताएंगे कि कैसे परीक्षा में ऐसे प्रश्न जैसे शहर का अधिकार। अब आपको पता है कि हम तो अलग अलग अधिकार पढ़ते हैं, लेकिन शहर का अधिकार आज तक हमने नहीं पढ़ा, तो वहाँ पर कॉमन सेंस भी लगाया जाता है। शहर का अधिकार का मतलब हो सकता है कि हमको शहर में बसने के अधिकार के बारे में हो, ये शहर में कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं, सार्वजनिक पार्क हैं, कुछ ऐसे अधिकार हैं, सार्वजनिक रोड हैं, जहाँ पर हम आम आदमी को जो चलने के लिए हो सकता है मना किया जाए, ये सरकार ऐसे अधिकार न दे रही, कूड़ा करकट पड़ा है, तो शहर में बसना है तो हमारे कुछ मूलभूत अधिकार होंगे। उन्हीं अधिकारों को लेकर के यूपीएससी ने प्रश्न बना दिया होगा कि राइट टू सिटी। शहर का अधिकार का मतलब क्या हुआ, राइट टू सिटी, इंग्लिश में बोलेंगे कि राइट टू सिटी का मतलब क्या हुआ, यूपीएससी ने सिंपल पूछ लिया। अब आप इसमें थोड़ा सा देखिए, ये कोई नहीं कर पाएगा, अगर नहीं पता होगा तो कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ये क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। अब इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ना, दिक्कत हो हमें बताना, बाकी हम इस पर डिटेल एनालिसिस लेकर के आएंगे, तो वहाँ तो हम इसको क्लियर बताएंगे कैसे आप इसको टैकल कर सकते थे, ठीक। अब देखिए यूपीएससी ने रिपीट कैसे किया, 2018 में प्रश्न पूछा, इससे पहले ये ऑप्शन 21 में ही ऑप्शन रखा हुआ है, इसका मतलब मूल अधिकार को अच्छे से उन्होंने पढ़ा, उससे 2-3 क्वेश्चन उन्होंने बना दिए, ठीक। अब देखिए 2018 में पूछा था राइट टू प्राइवेसी, यहां पर पूछ लिया कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। निजता का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21 में, आपको पता है, ये तो आप पता बता लिए। फिर यहां पर भी पूछ रहा है 2018 में कैसे पूछा था, हमने डिस्कशन किया था। निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है। कुल मिलाकर अब आपको पता है कि अनुच्छेद 21 किस में दिया हुआ है, मतलब अनुच्छेद 21 के किस कहाँ पर है, अनुच्छेद 14 में है कि अनुच्छेद 17 में है कि 24 में है, किस में, अनुच्छेद 21 में, मतलब फंडामेंटल राइट्स में कहाँ पर दिया हुआ है। तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन तो अब आपको जैसे 2018 में आया तो यूपीएससी ने कह दिया कि आपको अच्छे से पढ़ना है भाई, ये अनुच्छेद 21 अच्छे से पढ़ना है, तो अनुच्छेद 21 में पढ़ा तो उन्होंने 21 में फिर दे दिया।
हर साल बनते हैं इससे क्वेश्चन इस तरह से। अब 21 में दिया है, इसका मतलब अगली बार क्या नहीं पूछ सकता क्या इससे? तो इसका मतलब आपको अनुच्छेद, अभी मैंने फंडामेंटल राइट्स देखो रिपीट हुआ कितना, मैंने पहले आपको बताया यहाँ पे कि फंडामेंटल राइट्स आपको अच्छे से पढ़ना है। कहाँ से? अनुच्छेद 13 से लेकर के 35 तक। अब अनुच्छेद 13 से 35 तक आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 29, 30 सब इसी में आ जाएगा। तो आपको आप क्या करना है, फंडामेंटल राइट्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक। डीपीएसपी भी पढ़ना है, लेकिन अभी फंडामेंटल राइट्स आपको टिक लगा लेना है बुक में कि हमको एक बार रिवीजन मतलब पढ़ना है। अब जैसे आपने आज पढ़ लिया, अब मैं कल 2022 का पेपर लेकर के आऊंगा, मान लो 2-3 दिन बाद 22 का पेपर लेकर के आऊंगा, तो 22 में क्या होगा कि फिर यही चीज रिपीट होगी, तो आप तुरंत वही टिक लगाओ कि इसको फिर से एक बार रिवीजन कर लेना। तो मेरे बताते बताते ही आपका कई बार रिवीजन हो जाएगा, ये भी तो देखो। तो इस तरह से आप पढ़ोगे तो ये क्वेश्चन आप लोग करने की स्थिति में हो जाओगे। फिर हम देखो, अब यहाँ पर सिंपल है, निम्न के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, ठीक। जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसके अधिकार का मामला बन जाता है। पैरोल क्या होता है, पहले तो आप खुद ही न्यूज़ वगैरह देखते होगे कि पैरोल क्या होता है, पैरोल के बारे में अच्छे से पढ़ लो। यूपीएससी ने पूछा, अगली बार फिर पूछ सकता है। मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वो उसके अधिकार का मामला, अधिकार कैसे हो जाएगा भाई, हम पैरोल छुट्टी में देते हैं। पैरोल का मतलब क्या होता है, जैसे आप न्यायालय से आपको 7 साल की सजा मिली, ठीक, आप जेल में है, लेकिन हो सकता है कि आपके घर में कुछ ऐसे घटनाएं हो गई हो या कुछ ऐसे हो, मान लो कि आपका बेटा है और उसको संरक्षण देने के लिए कोई और नहीं है, तो उसके लिए कुछ समय के लिए न्यायालय उसको छूट दे देता है, या आपकी तबीयत खराब हो गई तो पैरोल में कि इलाज आप अच्छे से करा लीजिए, ऐसा कुछ ऐसा अधिकार दे दी। तो हो सकता है कि आपको जो है 7 साल की सजा में से बीच में आप 3 साल की सजा काट लिए तो 2-4-10 दिन या महीने भर के लिए आपको छुट्टी दे दें, तो उसको पैरोल बोलते हैं। अब पैरोल है तो वो अधिकार थोड़ी है भाई, राज्य आपको सोचेगा, मजिस्ट्रेट ध्यान देगा तो आपको देगा पैरोल, तो अधिकार का मामला नहीं बन जाता। अब ये क्या सही है क्या नहीं सही, आप अपने स्तर से पढ़िए कि अधिकार बनता है कि नहीं बनता है। फिर कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकार के अपने नियम है। अब नियम, राज्य जेलों के अपने अलग अलग नियम होते हैं, अब राज्य सरकार के हैं कि केंद्र सरकार के हैं, आप अपने स्तर से देखिए इसको जाकर के, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन को आराम से किया जा सकता है, मैं डिटेल एनालिसिस जब लेकर के आऊंगा तो आपको बताऊंगा कैसे किया जाता है। अभी क्या है कि केवल आपको अच्छे से न्यायपालिका अच्छे से पढ़ना है, ठीक। फिर क्या कह रहा है, ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल के किस प्रकार भिन्न है, वहां से किस प्रकार भिन्न है। अब ये संसदीय स्वरूप से क्वेश्चन पूछ लिया, हमने ब्रिटिश से बहुत सारी चीजें अपनाई, अब ये चीजें कहां पर है, विभिन्न देशों से तुलना करने की चीजें पूछी गई है कि आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ क्या करना है कि हमको विभिन्न ये भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों की साथ तुलना। अब ब्रिटिश से तुलना कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताइए। कहाँ प्री में तो कहीं डिफाइन नहीं है, देखिए आप प्री में कहाँ लिखा हुआ है, कहीं लिखा है, केवल संविधान दे दिया। अब संविधान का मतलब ये सब चीज़ें तो अब ऐसे तो इनडायरेक्ट आप कहीं पर कुछ भी पूछा जा सकता है, लेकिन प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब मेंस के सिलेबस को आप अच्छे से पढ़िए, ठीक। अब ये सिंपल प्रश्न है, आप इसको पॉज करके देख लेना, आप कर लोगे अच्छे से। संसदीय व्यवस्था हमने पिछली भी कई वीडियो में चर्चा कर रखी कि आपको ऐसे संसदीय व्यवस्था पढ़नी है, अगर आपने संसदीय व्यवस्था पढ़ी होगी तो ये आप आराम से कर लोगे, ठीक। अब आगे चलते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था में लिखित में से कौन सा अनिवार्य विशेषता जो ये दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है, संघीय स्वरूप है, क्या कौन सा बताता है। आप इनमें से पढ़ो कि न्यायपालिका एक स्वतंत्र सुरक्षित, संघ की विधायिका में संगठित इकाई निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं, मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है। इनमें से कौन से ऐसे अधिकार हैं जो ये बता रहा है कि हमारा स्वरूप संघीय, संघीय स्वरूप को क्या चीज ऐसी बताएगी भाई। न्यायपालिका होती है एकीकृत न्यायपालिका है कि सुप्रीम कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी है, ठीक। अब ये क्या ये बता रहा है क्या कि ये संघीय स्वरूप है। फिर संघ की विधायिका में संगठक इकाइयों निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, अब जो संगठित इकाइयां होती हैं उनके निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं, इससे क्या पता चल रहा है। तो ये चीजें जब आप पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक आप कर लोगे। तो आपको न्यायपालिका अच्छे से पढ़ना है, संघीय व्यवस्था अच्छे से पढ़ना है, ठीक, मूल अधिकार को अच्छे से पढ़ना है। जब आप पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिक होने लगेंगे। फिर आप देखिए, अब राज्य शब्द, राज्य की परिभाषा आपको पढ़नी है अच्छे से कि राज्य में कौन कौन से आते हैं। जैसे आप पढ़ोगे, व्यक्तियों का एक समुदाय जो बिना किसी बाह्य नियंत्रण के निश्चित भूभाग में स्थायी रूप से निवास करता है और जिसकी एक संगठित सरकार। अब ऐसे प्रश्न होते हैं तो आप तुरंत भारत को रख लो कि भारत हमारा देश है, ठीक, उसकी एक निश्चित एक मान लो बाउंड्री है, ठीक, ये देश है मतलब भूभाग है, भूभाग में कई समुदाय रहते होंगे, तो कई समुदाय रहते हैं, व्यक्तियों का एक व्यक्ति मिलकर के समुदाय बनाए, ठीक, जिसमें बाह्य नियंत्रण कि बिना किसी बाह्य नियंत्रण मतलब किसी और देश, यूएसए का, रूस का, मतलब रसिया का क्या नियंत्रण है कि हमारे भारत में तो नहीं है। तो इसका मतलब ये भी परिभाषा इसी लग रही कि सही है, तुरंत भारत को रखो। फिर इसका निश्चित भूभाग स्थायी रूप से निवास करता है, निश्चित भूभाग भी है हमारा, ठीक, जिसकी एक संगठित सरकार हो, तो हम लोग चुन करके एक सरकार भी बनाते हैं, तो हमारी एक सरकार भी है, ठीक है। तो यही चीज तो है, तो ये सिंपल लग रहा है कि ए सही हो सकता है। लेकिन अब अभी बी सी को डी को भी पढ़ेंगे, तो इसको भी जब आप पढ़ोगे नीचे तो आपको यहाँ समझ में आ जाएगी हमको लगे कि नहीं इनमें से कौन सा सही है। अब इनमें से जो परिभाषा सेट हो रही होगी वही परिभाषा हो जाएगी, तुरंत वहीं पर देश को, अपने भारत को रख लो। राज्य, भारत एक राज्य है, राज्य में क्या क्या है चीजें हैं कि भाई एक निश्चित भूभाग है, उसमें रहने वाले कुछ लोग हैं, व्यक्तियों का समुदाय भी है वही, और बाहरी देशों का नियंत्रण नहीं, इसका मतलब हम संप्रभु हैं, ठीक है, यही चीजें तो बोलता है। और इसके साथ साथ जिसकी एक संगठित सरकार और हम निर्वाचित सरकार भी चुनते हैं, तो इसलिए ये ए मेरे हिसाब से ज्यादा सही है। बी सी डी आप पढ़ लेना क्या सही है, फिर उसके बाद मुझे बताना कि आपने गलत बताया कि सही बताया, ठीक। अब देखिए
सिंपल प्रश्न पूछ लिया। भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। आपको पता है 2003 का एक कानून था जिसमें ये बोला गया था कि नहीं, 2 आप संसदीय क्षेत्रों या 2 क्षेत्रों से आप चुनाव लड़ सकते हो। मान लो कि जैसे मोदी जी का उदाहरण देख लीजिए कि मोदी जी गुजरात से भी लड़ते हैं, लड़े, और बनारस से भी लड़े। ठीक, बनारस से भी लड़े, गुजरात से भी लड़े, मतलब यूपी से भी लड़े, यूपी से भी लड़े और गुजरात से भी लड़े। अब क्या होगा कि मान लो गुजरात की भी सीट से जीत गए, यूपी से भी जीत गए, अब ये दोनों से जीत गए। अब आपको चूज कौन सी करनी है कि यूपी का चूज करना है कि गुजरात का चूज करना है। मान लो उन्होंने गुजरात की सीट को छोड़ दिया, अब यहां सीट खाली हो गई। अब इसके लिए क्या होगा, बाई इलेक्शन होगा, मतलब उपचुनाव होगा। यूपी वाली सीट उन्होंने पकड़ ली कि बनारस वाला क्षेत्र हमारा है, हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब ये वाला सीट, अब इसके लिए कानून ये है कि नहीं है कि अब क्या कह रहा है भारत, ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को किसी एक लोकसभा चुनाव में 3 क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। रोकता तो है ही है, 2003 में कानून बना था, तो ये गलत हो जाएगा। अब ये गलत सही मैं नहीं बता रहा हूं, मैं अब बताने लगूंगा तो, क्योंकि मेरा मन तो बार बार करता है मैं आपको सब कुछ बता दूं, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नहीं। अब क्या करें, 1991 लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल हरियाणा से थे, इन्होंने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। अब लड़ा कि नहीं लड़ा हमें नहीं पता भाई, हम वहां पर हर चीज थोड़ी पढ़ के चले जाएंगे, लेकिन पहला वाला तो पढ़ा था, तो पहले के आधार पर हमने पहला वाला तो गलत कर दिया, दूसरा हमें पता नहीं था तो हमने न्यूट्रल हो गया, हम इसको छोड़ दिए। फिर वर्तमान नियमों के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी को उस निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया, बशर्ते वो सभी निर्वाचन क्षेत्रों से विजयी हुआ। मान लो 2 क्षेत्रों से, मैंने मोदी जी की बात पढ़ी, मोदी जी क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। ठीक, गुजरात से लड़ा और यूपी से लड़ा। गुजरात की सीट छोड़ दी, यूपी की ज्वाइन कर ली, यूपी में सिलेक्ट हो गए थे, मतलब यूपी में निर्वाचित हो गए थे, इलेक्ट हो गए थे, इलेक्ट बोल रहा हूं, इलेक्ट हो गए थे। ठीक है, इलेक्ट हो गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने गुजरात की छोड़ दिया। गुजरात में जो उपचुनाव होगा तो क्या उसका पैसा बीजेपी देगी, मतलब भारतीय जनता पार्टी देगी, जिसकी मोदी जो है उनके सदस्य हैं। तो ऐसा नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि जो प्रत्याशी वहां से जीता हुआ है तो उसको कुछ जुर्माना देना पड़ेगा, उसका कुछ एक मुश्त राशि है, 6 लाख के आसपास ऐसा कुछ है, उसको पढ़ लेना। ये एक राशि कितनी कितनी फैक्ट है, मुझे थोड़ा सा पता चला तो मुझे याद आया तो मैंने बता दिया। तो इस आधार पर ये भी गलत हो जाएगा, पहला भी गलत हो गया। अब 2 सही है कि नहीं सही है, तो हम पहले तो 3 को हटाएंगे, 3 के आधार पर ये कटा, ये कटा, 2 हमें सही है कि नहीं सही, लेकिन 1 गलत है, तो 1 गलत हो गया तो अब भी तो वैसे ही हो जाएगा। लेकिन हम ये डिटेल एनालिसिस जब लेकर के आएंगे तब तो ऐसे बताएंगे और अच्छे से बताएंगे। ये तो अभी बहुत सिंपल है, क्योंकि वहां पर हम और इसमें डीप अध्ययन करके आएंगे, और अध्ययन के साथ साथ चीज़ें मटेरियल भी आपको लगा के देंगे, फिर उसकी पीडीएफ भी आपको देंगे कि आप उस पीडीएफ से पेपर से 20 दिन पहले सिर्फ आपको यही हमारी पीडीएफ अच्छे से पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, आपका पेपर बहुत हद तक आपको मदद मिल जाएगी, निकल भी जाएगा अगर अच्छे से पढ़ लिए तो। ठीक, फिर सांविधिक सरकार का आशय क्या है, आपको मैंने बताया था, जैसे सांविधिक सरकार, ठीक है, मतलब जो संविधान से चले। फिर इसके बाद संविधानवाद, ठीक है, सीमित सरकार, विधिक सरकार, ये सब चीजें जो है मैंने अच्छे से बताई थी, ये सब का मतलब एक ही होता है। अब क्या कह रहा है, किसी राष्ट्र की प्रसंगी संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। सांविधिक सरकार मतलब संविधान से चलने वाली सरकार, मतलब कानून के दायरे में रहेगी सरकार। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हो, पता नहीं, कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हो, या संवैधानिक के मतलब संविधान के अनुरूप चलने वाली सरकार हो, जो संविधान की बाउंड्री में सेट होती हो। ठीक, कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। अब देखो सीमाओं से, भाई जो हमारा नियम है, मान लो संविधान में ये नियम बताए गए, इसी के अंदर बाउंड्री में रह करके तो ही काम करोगे आप, इसके बाहर थोड़ी चले जाओगे। इसी का उल्लंघन आप करोगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो आपको संविधान के सीमाओं में बंद कर। यही चीज ऊपर देखो, संवैधानिक सरकार, संविधानवाद, सीमित सरकार, विधिक सरकार, अगर जोड़ोगे तो ये डी वाला आपका आंसर दिखाई देगा। लेकिन हम यहाँ आंसर नहीं बता रहे हैं, यहाँ बता देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये बता रहा हूँ कि आपको कैसे क्वेश्चनों को करना है, सिंपल। ठीक है, चलते हैं आगे। अब आप इसको देखिए, पॉज करके देखिए। ठीक है, अब देखो न्यायपालिका से आया प्रश्न, न्यायपालिका से प्रश्न पूछा कि नहीं पूछा, देखो बार बार आ रहा है प्रश्न, न्यायपालिका से भी पूछ रहा है। अब इसको पॉज करके पढ़ना, नीचे चलते हैं। अब देखो उदार लोकतंत्र, डेमोक्रेसी से आ गया, सिंपल। ये 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे उससे हो जाएगा ये प्रश्न। डेमोक्रेसी के बारे में अच्छे से 9th क्लास की एनसीईआरटी में दिया है, डेमोक्रेसी की परिभाषा अच्छे से पढ़ लोगे, ये सब आपके अंतर्गत हो जाएगा। अब निर्वाचित सरकार क्या होती है, थोड़ा सा इसको देख लिया। एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका क्या होती है, शक्तियों का केंद्रीकरण क्या होता है, शक्तियों को पृथक्करण क्या होता है, और शक्तियों को केंद्रीकरण दिया है तो शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो ये शब्दावली चुपचाप जानना है, कि ये जो बिगनर है उनको नहीं आती होंगी ये चीजें, जब आपको यही सब करना है कि विकेंद्रीकरण क्या होता है। मान लो कि एक पहले क्या होता था कि एक खिड़की, खिड़की का मतलब सारे आपको परमिशन एक ही जगह जाकर लेना है। ठीक, अब हमने क्या कर दी, 10 खिड़की बना दी, एक खिड़की ये खिड़की ये, इसी प्रकार से 10 खिड़की बना दी। तो आप चाहे यहां से परमिशन ले लो, चाहे यहां से ले लो, चाहे यहां से ले लो। तो पावर यहां पर पहले था एक जगह, अब हमने पावर को क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया, अर्थात विकेंद्रीकृत कर दिया, कि यहां से भी आप कर सकते हो, यहां से भी कर सकते हो। तो आप चाहे यहां से परमिशन ले लो, चाहे यहां से ले लो, चाहे यहां से ले लो। तो हमने क्या कर दिया, शक्तियों का विकेंद्रीकरण कर दिया। अब इसको और अच्छे से जाकर के आप अपने स्तर से पढ़ना। मैं तो सिंपल अभी समय अभाव के चक्कर में बहुत चीजें डिफाइन करने से बचता हूं, क्योंकि समय हमारे पास नहीं है। फिर आगे चलते हैं, ये तो बता दिया, फिर आगे। अब देखिए फिर
धन का केंद्रीकरण, आपको डीपीएसपी अच्छे से पढ़े होगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो समता का अधिकार कहाँ दिया हुआ है, डीपीएसपी क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या, कल्याण की अवधारणा क्या है, तो किसके बारे में अच्छे से देख रहे हैं, कल्याण की अवधारणा क्या होती है। ये शब्द पकड़िए, शब्दों को अच्छे से पकड़ना है, क्योंकि शब्द अच्छे से तैयार होंगे तो आप क्वेश्चन को समझ लोगे। जब आप क्वेश्चन को समझने लगोगे तो क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है, यूपीएससी ने वर्ग आधारित भी प्रश्न पूछा था ना पिछली बार हमने कि कहाँ से कहाँ तक समता का अधिकार है, मतलब किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक। अस्पष्टता का अधिकार किसमें दिया हुआ है, इस तरह से। फिर स्वतंत्रता के अधिकार में कहाँ से कहाँ तक अधिकार आते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में कहाँ से कहाँ तक आते हैं। फिर धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार कहाँ से कहाँ तक आते हैं। ठीक इस तरह से जो है यूपीएससी पूछता सवाल। तो आपको ऐसे ऐसे जो जब भी आपको ऐसे ऑप्शन मिले, विकल्प मिले, तो ऐसे इनको एलिब्रेट किया करिए, सोचा करिए, थोड़ी देर, थोड़ा टाइम लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। डीपीएसपी के बारे में पढ़ो। जब आप अनुच्छेद 38 पढ़ोगे, 38(2), तो आपको धन के केंद्रीकरण के बारे में अच्छे से पता चल जाएगा। डीपीएसपी का अनुच्छेद 38(2, ठीक, जाकर के देखना। फिर क्या, संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है, आपको पता है संपत्ति के अधिकार पहले हमारा मूल अधिकार था, फंडामेंटल राइट था। फिर इसको बाद में क्या कर दिया गया, इसको एक विधिक अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया गया, 300 का में डाल दिया गया, अनुच्छेद 300 का। अब इसको जाकर के अच्छे से पढ़ो। फिर क्या करें, यह वह अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को ही क्यों प्राप्त है, कोई बाहरी व्यक्ति आकर के भी तो हमारी संपत्ति खरीद सकता है भाई। कोई बाहर का व्यक्ति आकर के हमारी कंपनियों के शेयर वगैरह खरीदता है तो वो भी तो एक संपत्ति के अंतर्गत आ जाता है। फिर वह विधिक अधिकार जो किसी व्यक्ति को प्राप्त है, मान सकते हैं लेकिन अभी रोकेंगे। वह पहली बात तो विधिक अधिकार कैसे हो गए, मूल अधिकार के अंतर्गत सॉरी विधिक अधिकार का मतलब क्या है, पहली बात तो संवैधानिक अधिकार है, तो विधिक अधिकार से तो कोई मतलब ही नहीं है, संवैधानिक अधिकार होगा, तो ये वैसे गलत हो गया। वह विधिक अधिकार कैसे हो गए, जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों क्या कोई भी आकर ले सकता है। वह मूल अधिकार है ही नहीं। इसको फिर से पढ़ो, मुझे लग रहा है ये हम लोगों ने गलत कर दिया, ना तो मूल अधिकार है ना विधिक अधिकार। विधिक अधिकार कैसे हो, विधिक अधिकार, अब इंग्लिश में इसको जरूर पढ़ा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर क्या होता है कि वह विधिक अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त है, नागरिकों को नहीं प्राप्त है। इसमें कोई भी व्यक्ति, बाहरी व्यक्ति भी आकर के खरीदता है। वह विधिक अधिकार, विधिक का मतलब यहाँ संवैधानिक से है, 300 का में अगर दिया हुआ है तो संविधान में दिया गया ना, तो यहाँ पर इंग्लिश में जब देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा होगा, जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। किसी व्यक्ति का मतलब ये नागरिक भी हो सकता है और विदेशी भी हो सकता है। ये बी नंबर मेरे हिसाब से सही होगा इसका, ठीक है। आंसर नहीं बता रहा हूँ मैं, एक वो बता रहा हूँ कि मैं एक फ्लो में पढ़ता चला गया तो कुछ चीज़ें होती हैं जो कम समझ में आ जाती हैं, एक फ्लो में छोड़ देता हूँ। तो इसको जो है, देखो मूल अधिकार तो होगा नहीं, तो सी तो ऐसे कट गया, ना तो मूल अधिकार ना विधिक अधिकार तो है ही है। इसको इंग्लिश में देखोगे तो वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन दिया होगा। विधिक हिंदी में जब भी ऐसे शब्द हो तो इनको इंग्लिश में एक बार जरूर देखिए। हिंदी की वजह से मेरा भी दिमाग आधा चला गया कि ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। चलो खैर, हो जाती हैं गलतियाँ छोटी छोटी पढ़ने में। फिर 1950, 26 जनवरी 1950 भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य था क्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था क्या, संपूर्ण पूर्व संपन्न पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य था। ये तो नहीं हो सकता। आपको पता है, आपने जब उद्देशिका पढ़ा होगा आपने, तो उद्देशिका में आपको अच्छे से पता होगा कि उद्देशिका में 42वां संविधान संशोधन हुआ था। उसमें हमारा कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष जोड़े गए थे शब्द, तो ये तो नहीं होगा। फिर दूसरा पढ़ो, संपूर्ण पूर्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द आपको पता है कि ये 42वां संविधान, तो ये भी नहीं होगा। लोकतंत्रात्मक गणराज्य ये तो लिखा है, लेकिन यहाँ पर संपूर्ण प्रभु संपन्न पूरा लिखा था ना, संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, तो बी ज़्यादा बेहतर होगा, तो बी होगा, ठीक। फिर आगे देखते हैं हम 17 में। अब क्या है, भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवासी, बिल्कुल सही है, एक ही नागरिकता हमारे यहाँ। वह व्यक्ति जो जन्म से नागरिक हो, केवल वही राष्ट्राध्यक्ष। हमारे यहाँ राष्ट्रपति कैसे बनेगा, जन्म से भी जो पैदा हुआ वो तो बनेगा ही बनेगा। बाहर से कोई व्यक्ति आया, भारत की नागरिकता ले ली उसने नेचुरलाइजेशन के थ्रू, मतलब कुछ साल यहाँ रहा, और वैसे नियम 11 साल का था, लेकिन अभी सीए के दौरान कुछ संशोधन हुआ तो उसमें 5 साल 6 साल कर दिया, लेकिन सामान्यतः हमको 11-12 साल अगर उसने रहा है भारत में तो उसको जो है नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। तो ऐसा व्यक्ति जो 11-12 साल रहा हो तो वो भारत का नागरिक हो जाएगा, तो वह राष्ट्रपति या राष्ट्राध्यक्ष हमारे यहाँ बन सकता है, ठीक। भारत के संदर्भ में बात बोल रहा है ना, यहाँ ऊपर जरूर पढ़ लिया करिए। फिर किसी विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई तो किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जाएगा। पहली बात तो अगर मान लो कोई देश के साथ गद्दारी कर दी उसने, या कोई ऐसी गतिविधि कर दी, तो उसको तुरंत बर्खास्त भी, बाहर भी तो किया जा सकता है कि हम नागरिकता से इसको नागरिकता नहीं देंगे, हटा रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी 3 नंबर, ठीक है। और पहला वाला सही है, फिर दूसरा वाला ये भी गलत है, ठीक। जन्म से केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बनेगा, ऐसा कैसे कह रहा है। तो आप इसे करोगे तो आंसर आपके हाथ में होगा, हम पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखो, राष्ट्रीय स्तर पर अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक निवासी अधिकार की मामला अधिनियम 1/2006 के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के कौन सा मंत्रालय केंद्र अभिकरण होगा, नोडल एजेंसी होगी। अब ये अधिकार अभी फिर से चर्चा में है। ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 जनजातियों से संबंधित है, इनको भी अच्छे से पढ़ लेना, यूपीएससी पूछेगा सवाल। तो ये किस मंत्रालय से, तो यूपीएससी मंत्रालय वगैरह बहुत पूछता है, तो जब ऐसे मामले आए तो उनके मंत्रालय जरूर देख लो। अब इनमें से कौन मंत्रालय आप देखिए जा करके, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जनजातीय मंत्रालय है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है कि पंचायती राज मंत्रालय क्या है, तो अच्छे से पढ़ोगे आपके हाथ में ये आंसर होगा।
तो फिर यहीं तक रखते हैं, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, मैनेज करना, लेकिन डिटेल में कोई चीज़ बतानी होती है, सही जानकारी देनी होती है तो बताना पड़ता है। बाकी आपको टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं ये एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स आज जाके अच्छे से पढ़ लेना, और डीपीएसपी, दो चीज़ आप अच्छे से पढ़ लो। बाकी हम तो पिछले वीडियो में बताते रहते क्या क्या पढ़ना है आपको। यहाँ पर आपको केवल दो चीज़ों को रिवीजन कर लो। पहले से आप अगर पढ़ रहे हो तो ये दो चीज़ का रिवीजन कर लो। कल फिर मैं आपको संसद बता दूंगा, मतलब केंद्र की विधायिका बता दूंगा, राज्य की विधायिका पढ़ लेना, ठीक। तो कल आपको संसद बता दूंगा, संसद में आप केंद्र के स्तर पे और राज्य विधायिका भी साथ में पढ़ लेना। दो चीज़ें आप पढ़ लो जा करके, फिर ये पढ़ लोगे तो इसके बाद मैं आपको न्यायपालिका, कार्यपालिका ये सब बताता रहूँगा कि कौन कौन। फिर इसके बाद संवैधानिक बॉडी बता दूंगा, संवैधानिक जैसे चीफ इलेक्शन कमीशन है और भी जो है संवैधानिक बॉडी है, वो मैं यूपीएससी है, इस तरह से मैं बता दूंगा। तो उनको भी आप निरंतर जैसे मैं बताता जाऊँ वैसे पढ़ते जाइए, सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो फिर यहीं तक रखते दोस्तों, धन्यवाद।